नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे नेपाल में नई सरकार की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि हाल ही में नेपाल में संपन्न हुए चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर रैपर से नेता बने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने और नई सरकार का गठन हुआ। नेपाल में बनी नई सरकार को दुनिया की सबसे युवा सरकार कहा जा रहा है क्योंकि बालेन शाह की कैबिनेट में शामिल 15 में से 9 मंत्रियों की उम्र 30 से 40 साल के बीच है। नेपाल में हुए चुनाव और नई सरकार का गठन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। बालेन शाह के नेतृत्व में सरकार का गठन भारत के साथ संबंधों को एक नया अध्याय लिख सकता है। नई सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक स्थिरता और विकास पर केंद्रित है। 15 सदस्यीय कैबिनेट में कई मंत्री भारत से शिक्षित हैं, जिससे भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को शुभकामनाएं दी हैं और ये कहा है कि भारत और नेपाल मिलकर विकास की उन्नति की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नेपाल की नई बालेन शाह सरकार के सामने क्या चुनौती हैं, क्या संभावनाएं हैं, इन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मुद्दा आपका में दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। नमस्कार। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर संजय भारद्वाज जी से, जो प्रोफेसर है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। वीरेंद्र जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा नेपाल का है, नेपाल में नई सरकार का है और जिस तरह से एक युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, क्या संदेश देता है नेपाल का लोकतंत्र, नेपाल का चुनाव? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है क्योंकि इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नेपाल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेपाल के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करना और जो करप्शन और इल गवर्नेंस जो कि पिछले कई सालों से चल रही थी उसको खत्म करना है। उस मुद्दे पे ये नई सरकार आई है। तो मुझे लगता है कि जो पॉपुलिस्ट एजेंडा में इंडिया बेटिंग कि इंडिया को हम हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे, उसकी बजाय अब जो है करप्शन को खत्म करना है, इकोनॉमिक गवर्नेंस अच्छा करना है, इस चीज पे फोकसिंग होगी। और मुझे इस नई सरकार से बड़ी उम्मीद है। शुरू के जो उनके स्टेटमेंट्स हैं काफी इनकरेजिंग हैं। हमारी तरफ से भी बहुत समझदारी की जरूरत होगी जी, क्योंकि देखिए, नेपाल एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है। कई दफा हम ये भूल जाते हैं और उनको ओवरवेल्म कर देते हैं अपने प्यार और मोहब्बत से और थोड़ा दबाव डाल के। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नेपाल एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है। उनको कभी भी ऐसा गुमान नहीं हो, ऐसा अंदाज नहीं हो कि इंडिया डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। इंडिया डोमिनेट करने की कोशिश भी नहीं करता है क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है और 60-70% जो है इकोनॉमिक जब रिकंस्ट्रक्शन होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट इंडिया से ही आएगी, या तो चाहे सरकारी तौर पर सरकार टू सरकार या फिर प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन जो 25-30-40% जो उनकी रिक्वायरमेंट बचती है उसमें हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है इंडिया में। अगर नेपाल दूसरे कंट्रीज से, दूसरी जगहों से अपनी मदद मुहैया कराना चाहते हैं, चाइना से मदद लेना चाहते हैं, तो उसमें हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी वीरेंद्र जी, मुद्दा जो है वो नेपाल में लोकतंत्र का, जिस तरह से लोकतंत्र के तहत चुनाव हुआ है, एक युवा प्रधानमंत्री नेपाल को मिला है बालेन्द्र शाह। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उससे पहले स्थिर और विकासशील नेपाल भारत के लिए ज्यादा उपयोगी है, इस बात को खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आप कैसे देखते हैं जो नेपाल के चुनाव और नेपाल में नई सरकार का गठन हुआ है, एक युवा प्रधानमंत्री नेपाल के बने हैं, क्या संदेश है इस चुनाव का और इस सरकार का? देखिए, बिल्कुल आपने सही शुरुआत किया कि आपने कहा कि भारत के लिए भारत क्या चाहता है। भारत चाहता है वहां सुरक्षा रहे,
भारत चाहता है वहाँ आर्थिक विकास हो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो आपने कहा कि वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता की बात भारत हमेशा चाहता है। क्योंकि अगर नेपाल में राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तो जो भी माइग्रेशन होगा वो एक नेचुरल डेस्टिनेशन इंडिया है। अगर डेवलपमेंटल इश्यूज आएंगे, गरीबी आएगी या आप ये कहिए बेरोजगारी बढ़ेगी, तो भी भारत की तरफ लोगों का पलायन होगा। देखिए, बात मान के चलिए कि लगभग 104 साल, तो 1950 से पहले 104 साल तक ये पूरा निरंकुश तंत्र के तहत रहा नेपाल, राणाशाही रही। उसके बाद में भी राजनीतिक अस्थिरता रही, राजतंत्र रहा, लेकिन वहां पे डिमांड रसाकसी रही राजनीतिक दलों के बीच में, नेपाली कांग्रेस और राजतंत्र के बीच में। तो कोई बहुत स्थायी सरकार नहीं आ पाई। फिर 1962 से 1990 तक तो सीधे सीधे वहां पर राजतंत्र रहा। सबसे बड़ी विडंबना ये हुई कि 1990 के दशक में नेपाल एक वायलेंट एक मूवमेंट की तरफ चला गया, जिसको माओइस्ट मूवमेंट कहें, और 2006 में वहां पे राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र को लेके आया गया। और एक उम्मीद की गई थी कि ये गणतंत्र लोगों में इगैलिटेरियन समानता की भावना लेके आएगा, एक राजनीतिक स्थायित्व देगा, ये लोकतंत्र और गणतंत्र की तरफ देश को ले जाएगा और आर्थिक विकास होगा। जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, खासकर जो मधेसी क्षेत्र हैं, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार हमेशा रहा राजतंत्र के दौर में, वो खत्म होगा और सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। और उसी के तहत फेडरलिज्म को भी आगे बढ़ाया गया। तो ये कहेगी जो पहला रिवोल्यूशन हुआ था, जो 2006 में खत्म हुआ था, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी वहां के लोकतंत्र से। और खासकर जब प्रचंड आए, उसके बाद केपी ओली आए, लेकिन लगातार देखा कि वहां पे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती चलेगी। ऐसा हुआ कि 2022 में जो पार्टी तीसरे नंबर पे थी उसके व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया। फिर दूसरी बार हुआ कि जो पार्टी दूसरे नंबर पे थी उसके व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिसको लार्जेस्ट सीट मिली उसका व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। तो लोगों की जो अपेक्षाएं थी, चाहे वो रोजगार को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, विकास को लेके, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और वहां पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए, खासकर जब सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया और लोगों को एक तरीके से निपोटिज्म और डिक्टेटरशिप की तरफ केपी ओली बढ़ गए, तो लोगों ने वहां पर एक जैन जी मूवमेंट हुआ। अब एक्सपेक्टेशन से, इसको हम कहेंगे दूसरा रिवोल्यूशन यूथ ने किया, वहां की जैन जी ने किया। अब एक्सपेक्टेशन है कि बालन शाह में जो लोगों ने विश्वास दिखाया है, ये विश्वास उनका किन बातों का विश्वास है कि यहाँ पर लोगों की जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म होगी, यहाँ पे विकास की धाराएं बढ़ेगी, राजनीतिक स्थिरता आएगी, और जो अभी तक डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार होता था मधेसीज के साथ, तराई लोगों के साथ में, वो खत्म होगा। तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को पूरा बहुमत दिया गया है और लोगों को अपेक्षाएं हैं कि ये यंग जो कैबिनेट है, बालन शाह की जो यंग कैबिनेट है, उसको लेके आएंगे। लेकिन ये बात मैं बराबर कहना चाहूंगा कि चुनौतियां भी उससे ज्यादा हैं। जी, मैं चुनौतियों की, संजय जी, मैं चुनौतियों की बात करूंगा, लेकिन वीरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि नेपाल की सरकार सबसे युवा सरकार है दुनिया में। अधिकांश जो मंत्री हैं उनकी आयु 30 से 40 साल के बीच है। इस संदेश को आप कैसे देखते हैं, जो युवा सरकार कहा जा रहा है? जैन जी आंदोलन के बाद जिस तरह से नेपाल के विकास को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, स्थिरता के मुद्दे को लेकर, परिवारवाद के मुद्दे को लेकर आंदोलन हुआ, और उसके बाद एक युवा सरकार, क्या संदेश है इसके, क्या मायने हैं? देखिए, जो जैन जी मूवमेंट था उसमें क्या मुद्दे उठाए गए थे कि देश में बहुत करप्शन है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं है, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। बहुत सालों से, जैसा संजय जी ने बताया, ये पिछले 2-3 दशकों से नेपाल की समस्या चल रही है। जब से आप समझ लें माओइस्ट मूवमेंट हुआ, उसके पहले से ही उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गैप थी और जरूरत थी। जब माओइस्ट मूवमेंट खत्म हुआ तो बड़ी उम्मीदें थी 2006 से, लेकिन तब से भी 20 साल हो गए, और 20 साल में पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी रही उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और यही जो कारण बना कि देश की हालत इतनी खराब हो गई कि यंग लोग बाग जो हैं वो मैदान पे उतर आए और ये मूवमेंट हुआ, चेंज हुआ। अब जो सरकार में, नई सरकार में, जैसा आपने बताया कि अधिकतर लोग बाग जो हैं वो यंग लोग बाग हैं,
तो वो इस चीज को खुद एम्पथाइज करते हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं। उनको मालूम है कि देश की समस्याएं क्या है, पहले क्या था, और उनको बहुत अच्छा बहुमत मिला है। तो अब उनको किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि वो सही अधिकारी हैं सरकार को चलाने के लिए। मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो नेपाल में रही कुछ सालों तक, पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, उसमें एक पॉपुलिस्ट मुद्दा जो है वो बहुत आगे आ गया। जितना आप इंडिया को गाली देंगे, जितना इंडिया को बेटिंग करेंगे, उतनी आपकी पॉपुलैरिटी। तो जी इस वजह से जो सबसे जरूरी चीज है नेपाल में, नेपाल का डेवलपमेंट, मैं मानता हूं कि जब तक नहीं हो सकता जब तक नेपाली सरकार और नेपाली जनता इंडिया नेपाल के कोऑपरेशन को ओनरशिप नहीं प्रोवाइड करे, जबकि ये समझे कि इंडिया नेपाल का जो कोऑपरेशन है वो उनके इंटरेस्ट में भी है। मैं मानता हूं इंडिया के इंटरेस्ट में है, लेकिन वो नेपाल के भी इंटरेस्ट में है। जी अगर जब तक कि उसकी ओनरशिप नहीं लेंगे, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप चाहे हाइड्रोकार्बन कोऑपरेशन में करें, देखिए भूटान इंडिया से कोऑपरेशन कर रहा है, और भूटान एक सबसे गरीब देश से आज जो है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम का कंट्री बन गया है साउथ एशिया में। नेपाल ने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोऑपरेशन में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अपना हाथ हमेशा रोकते रहे। जी हमेशा उनको शक रहा कि शायद इंडिया उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जबकि इंडिया से बहुत मदद मिलती है। तो इकोनॉमिक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन में और उस कोऑपरेशन में अब ये मुझे लगता है कि जो यंग लोग बाग आए हैं उनको सही बात का अंदाजा होगा, जी और वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप बढ़ाएंगे, साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे अमेरिका के साथ, यूरोपियन के साथ, चाइना के साथ। मैं चाहता हूं कि नेपाल सबको, सब लोगों के साथ में मिलकर आगे बढ़े। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। नेपाल और भारत के जो संबंध हैं, दरअसल उसे कहा जाए कि रोटी और बेटी का संबंध है। नेपाल का जो विकास है भारत के साथ है, और उसके पीछे सदियों की एक परंपरा है। जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो समानताएं हैं, वो खासी समानता हैं। इसलिए नेपाल और भारत का संबंध रोटी बेटी वाला है। और ये झलक जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली बालेन शाह ने, तो वैदिक मंत्रोच्चारण और बौद्ध शांति पाठ के बीच शपथ ग्रहण समारोह हुआ। ये अपने में एक संदेश है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर बात नेपाल और भारत के संबंधों की, रोटी और बेटी की जाती है, हो सकता है कुछ लोग नेपाल में ऐसे रहे हों, लेकिन आमतौर पर जो नेपाल की जनता है, भारत की जनता है, वो एक दूसरे से बंधी हुई है। जो सांस्कृतिक हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, ये बात साफ साफ है कि अगर नेपाल को मोटे तौर पे एक तरीके से हिंदू बाहुल्य राज्य माना जाता है, और एक जो किंगडम रहा है, बेसिकली उसका जो सोर्स था, जो राजा का जो सोर्स था, तो कहते थे कि विष्णु के अवतार है। तो लोगों की राजा के और वहाँ पे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में एक अटूट आस्था रही है, और वो एक सोर्स रहा है पावर का। तो निश्चित रूप से बालेन शाह ने जो अपनी कैंपेन शुरू की, वो कैंपेन शुरू की, जो सीता माता का मंदिर जनकपुर से अपनी कैंपेन शुरू की। और ये बात मान के चलिए कि जो उन्होंने शपथ लिया, वो भी रामनवमी के दिन शपथ लिया। तो वो सीधा सीधा एक संदेश देना चाहता है कि हम हिंदू और सनातन धर्म को के साथ चलेंगे, और क्योंकि वो और जो नेपाली लोगों की मूल भावना है उसके साथ काम करेंगे। तो ये कहीं पर भी भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। और भारत, क्योंकि भारत भी उसी संस्कृति और उसी परंपरा में विश्वास करता है। अब सवाल जो आपने एक पहला सवाल किया था कि यंग कैबिनेट है, देखिए बात आप मान के चलिए कि जो यंग कैबिनेट है उसमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं। बालेन शाह निश्चित रूप से रैपर है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, लेकिन राजकारण का उनके पास कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, गवर्नेंस का अनुभव नहीं है। और काठमांडू के मेयर रहे हैं जी, वो मेयर रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए मेयर रहे हैं। और रैपर है, पॉपुलिस्ट लीडर हैं, लेकिन बाकी जो लीडर्स हैं। दूसरा एक और पक्ष इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जो मंत्रालय का वितरण किया है, वो बहुत ज्यादा लोगों की दक्षता उस विषय पे नहीं है। एक व्यक्ति ने तो मंत्रालय लेने से मना कर दिया कि मेरे को इस फील्ड का अनुभव नहीं है, आप मुझे मंत्रालय क्यों दे रहे हैं। तो वहीं पर ही गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ऐसे व्यक्तियों को दे दिया जिनका बहुत कुछ हद तक लेना देना नहीं। तो एक बहुत बड़ी एक चुनौती है। दूसरी जो चुनौती है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, वो लामेछाना की पार्टी है, रवि लामेछाना की, और बालेन्द्र शाह एक पॉपुलिस्ट लीडर है। तो इनमें आपस में कितना कोऑर्डिनेशन रहेगा, कितना
कितना मैच्योरिटी के साथ ये काम कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बात जहां तक भारत की आती है तो देखिए, बात मान के चलिए कि भारत और नेपाल के साथ में अपना एक यूनिक संबंध है। वो यूनिक संबंध किसी और के साथ नहीं रह सकता, जिसको आपने बिल्कुल कहा कि रोटी बेटी का नाता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार अपने शपथ लेने के बाद नेपाल गए थे तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, और नेपाल जो है हमारा डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, हमारा सबका साथ सबका विकास, और उसमें सभी पड़ोसी साथ में चलेंगे। तो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े थे। लेकिन चूंकि जो केपी ओली और प्रचंड की सरकार थी वो एंटी इंडियन पॉलिटिकल जेस्चर और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए चाइना को बहुत ज्यादा एंटरटेन करती थी, और एमओयू साइन किए जो वाइबल नहीं थे। तो भारत और नेपाल जो जितनी द्रुत गति से विकास कर सकते थे, डेवलपमेंट ला सकते थे, वो नहीं लेके आए। लेकिन मुझे लगता है कि बालेन शाह, क्योंकि उनकी जरूरत है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, हर दिन 2000 नेपाली जो माइग्रेट कर रहे थे दूसरे देशों में, वो उनको बहुत अपेक्षाएं हैं कि हमारे को यही रोजगार मिले, हमको यहीं पर ही शिक्षा मिले, यहीं पे ही स्वास्थ्य मिले। तो ये एक्सपेक्टेशन से वो तब पूरी होगी कि एम्बेसडर साहब ने भी कहा कि जब भारत के साथ एक बहुत जो आधारभूत रिलेशन है उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है, चाहे वो एनर्जी को लेके है या रिसोर्सेज को लेके है, टेक्नोलॉजी को लेके है, ये सब भारत के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। नेपाल के पास में बहुत कुछ हद तक एक्सपोर्ट करने के लिए भारत के पास नहीं है। तो निश्चित रूप से भारत को एक मूल रूप से उसके साथ संबंध बना के बाकी दूसरे देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। तो मुझे लगता है ये जो सरकार है ये एक स्थायित्व की सरकार होगी, और एक नया मैसेज दुनिया को एक क्लासिकल एग्जाम्पल हो जाएगा कि यूथ एक कैबिनेट होके, यूथ प्रधानमंत्री होके कितना बेहतर तरीके से गवर्नेंस को आगे बढ़ाया और जनता की जो एक्सपेक्टेशंस रही हैं वो फुलफिल की। तो ये चुनौती भी है और अवसर भी है। अब देखो बालन शाह कितनी पेशेंस के साथ, कितना धैर्य के साथ अपने आप को जनता के सामने रख पाते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझा पाते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए उनका जो अभी विंडिक्टिव, और मुझे लग रहा है कि जो अपोजिशन लीडर्स के साथ में जिस तरीके का व्यवहार शुरू हो गया, केपी ओली को अरेस्ट कर लिया, लेखक को अरेस्ट कर लिया, मुझे लगता है इनकी एनर्जी को डाइल्यूट करेगा। उनको जुडिशरी पे ये काम छोड़ देना चाहिए, उनको इंस्टीट्यूशंस पे ये काम छोड़ देना चाहिए, और अपना जो काम है, जो गवर्नेंस का है, जनता की, जाहिर सी बात है संजय जी, जाहिर सी बात है कुछ मुद्दे नेपाल के आंतरिक राजनीति के मुद्दे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल की जो जनता है वो बालेन शाह सरकार से विकास की, स्थिरता की उम्मीद करती है। वीरेंद्र जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जो बालेन शाह सरकार है उसके सामने चुनौती क्या है और संभावनाएं क्या हैं, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, जो है वो थोड़ा बहुत पॉपुलिज्म तो होगा, क्योंकि जो सरकार आई है और उनके सपोर्टर्स हैं उनमें बहुत रोष था, और केपी ओली ने बहुत गदर मचाया हुआ था नेपाल में। नेपाल का डेवलपमेंट करने की बजाय उसको पीछे खींच रहे थे, और हमेशा सिर्फ जो है इंडिया चाइना के बीच में टकराव करने की बात सोचते थे। उनको नेपाल का कोई इंटरेस्ट उनके मन में निहित हो ऐसा मुझे नहीं लगता है, और इसी वजह से समस्याएं पैदा हुई। तो नई सरकार को केपी ओली के खिलाफ तो एक्शन लेना ही था। ये तो मैं समझता हूं कि काफी लॉजिकल है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होगा। नाउ चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन है। अभी तो हनीमून है, बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा लोग बाग सवाल पूछेंगे कि भाई नई सरकार आई है तो हमारे हाल में क्या फर्क आया, हमारे अच्छे दिन कैसे आए, तो ये सवाल पूछे जाएंगे। और इसके लिए उनको दे हैव टू गेट बैक टू द ब्रास ट्रैक्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, सबसे ज्यादा जो है जरूरी और इंपॉर्टेंट, उससे नेपाल निकल नहीं सकता है, क्योंकि नेपाल और इंडिया का जो जुड़ाव है, मैं रोटी बेटी वाली इशू नहीं बताना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्योंकि हमारे कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए हमको इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहिए। नहीं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए अपने खुद जो है वो वजह है, बड़ी नेचुरल वजह है और लॉजिकल रीजनिंग है। तो उस लॉजिकल रीजनिंग को फॉलो करते हुए अगर कोई सरकार वहां पे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के लिए नकारात्मक रुख अडॉप्ट करती है, जैसा केपी ओली साहब ने
और कई लोगों ने ऐसा अपनाया, तो उसमें नेपाल का नुकसान ही होगा। जी, मुझे लगता है कि बालन शाह जो है वो इसके लिए ओपन होंगे और इंडिया नेपाल से रिलेशनशिप बढ़ाएंगे। अब जैसा मैंने पहले कहा कि सारा काम इंडिया से नहीं हो सकता है। जितने पैसों की जरूरत है, जितना कोऑपरेशन की जरूरत है, ना तो भारत सरकार इतना मुहैया करा सकती है, ना भारत का प्राइवेट सेक्टर करा सकता है। तो जो गैप्स होंगे, जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको नेपाल को दूसरे देशों के पास अप्रोच करना पड़ेगा। कई बार हमारे यहाँ ये रवैया होता है कि हम कोशिश करते हैं कि नेपाल में सारा काम हम खुद ही करें। ये भी गलत अप्रोच है। मैं समझता हूं कि मेजॉरिटी हमारा इतना एविडेंट है वहां पे, तो अधिकतर काम जो है वो इंडिया के साथ होना पड़ेगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, जाहिर सी बात है, नेपाल और भारत के बीच जो भौगोलिक स्थिति है, जो संबंध है, जो कनेक्टिविटी है, उसको देखते हुए आर्थिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भारत और नेपाल के संबंध बहुत मजबूत हैं। नेपाल पे जब जब संकट आया, भारत ने महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाई है, नेपाल के लोगों की बहुत मदद की है। नेपाल के तमाम लोग भारत में रोजगार करते हैं और नेपाल का सांस्कृतिक विकास हो, इस दृष्टि से भारत ने हमेशा एक कूटनीतिक महत्वपूर्ण पड़ोसी की भूमिका निभाई है। संजय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, संभावनाओं की बात कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं भविष्य के नेपाल की नई सरकार के संदेश को? देखिए, अपेक्षाएं बहुत है वहां की जनता को बालन शाह की सरकार से, और मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव रेशनल उनको प्रोवाइड कराएंगे कि हमको विकास की बात करनी चाहिए। विकास कैसे आ सकता है? बायलैटरल कोऑपरेशन से आ सकता है, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन से आ सकता है, या जो ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन। इस मुद्दे पर नेपाल में भी चर्चा हो रही है, जो संभावनाएं हैं, जो चुनौतियां हैं। जाहिर तौर पर नेपाल में नई सरकार बनी है, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और चुनौतियां भी हैं, संभावनाएं भी हैं। संजय जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।